हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। बेटा आज हम डिस्कस करने आ रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसमें हम पहला ग्रुप आज लेंगे, ग्रुप 13 यानी बोरॉन फैमिली। क्योंकि उससे पहले आपको हम कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की हैं उस पर हम पहले आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे, ताकि आप जो ग्रुप्स हैं यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो ग्रुप्स हम पढ़ेंगे उसको समझ सकें। स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे खास बात क्या है बेटा कि पी ब्लॉक ही एकलौता ऐसा ब्लॉक है जिसमें नॉन मेटल, मेटल और मेटलॉइड तीनों ही मिलते हैं। जबकि आपका क्या है, जो आपका एस ब्लॉक था उसमें क्या था, एल्कली मेटल्स और मेटल और नॉन मेटल। एफ ब्लॉक में क्या है, एफ और डी ब्लॉक में क्या है, टोटल मेटल है। लेकिन पी ब्लॉक में क्या है, नॉन मेटल भी है, मेटल भी है और मेटलॉइड भी है। और नॉन मेटलिक कैरेक्टर जो है वह ग्रुप में नीचे आकर क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो ग्रुप में नीचे आने पर नॉन मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या होगा, मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो ये बात हुई। नॉन मेटल्स, मेटल एंड मेटलॉइड एग्जिस्ट इन पी ब्लॉक। नॉन मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ग्रुप में नीचे आने पर क्या हो रहा है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। heaviest element in each p block group is the most metallic nature। heaviest element मतलब बेटा ग्रुप में जब नीचे जाएंगे तो जो लास्ट एलिमेंट किसी भी ग्रुप का होगा वह क्या होगा, मोस्ट मेटालिक होता है। क्या होता है, मोस्ट मेटालिक होता है। अगला पॉइंट क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय अ p block element is equal to ns plus np electron। it is also called group oxidation state। यानी किसी भी पी ब्लॉक के एलिमेंट के द्वारा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकता है वो क्या होती है, एनएस मतलब वैलेंस शेल का एस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल के पी इलेक्ट्रॉन का सम के बराबर वह मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे समझिए, यदि हम 13 ग्रुप की बात करें यानी बोरॉन फैमिली की बात करें, उसमें क्या है, NS2 NP1 यानी 13 ग्रुप के एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन शो करेंगे, क्या शो करेंगे, 3 शो करेंगे। 14 ग्रुप की बात करें तो 4 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन शो करेंगे। और उसके बाद जो है 15 की बात करें तो 5 ऑक्सीडेशन शो करेंगे। 16 की बात करें तो 6 ऑक्सीडेशन शो करेंगे। उसी तरह जो भी आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वही कहलाती है उसकी क्या, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि उसके जो वैलेंस शेल के एन, एस और एनपी में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों का सम उसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। लेकिन बेटा जब ग्रुप में नीचे जाते हैं तो क्या होता है, ग्रुप नीचे आने पर क्या होता है कि जो एलिमेंट्स हैं वो 2 लेस मतलब 2 कम, जो भी उसका ग्रुप ऑक्सीडेशन होगा उससे 2 कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ग्रुप में नीचे आने पर क्या हो रहा है बेटा, आपका डी सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं और एफ में बढ़ जाते हैं। और जो डी और एफ के इलेक्ट्रॉन है वह आउटर मोस्ट शेल का आपका इलेक्ट्रॉन है। कौन कौन है इसमें, एस में इलेक्ट्रॉन होगा भाई, इसका वैलेंस शेल में कौन होता है, एस, एनएस और एनपी। तो जो आउटर मोस्ट शेल का एनएस इलेक्ट्रॉन है उसका क्या होता है, उसकी स्क्रीनिंग या सेटिंग कम हो जाती है। क्यों कम होती है, क्योंकि स्क्रीनिंग ऑर्डर यदि आपको याद हो तो सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग कौन करता है, एस का इलेक्ट्रॉन, देन पी, देन डी, देन एफ। यानी कहा जाए डी और एफ की स्क्रीनिंग जो वो स्क्रीनिंग करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। और एस क्या होता है आपका, एस आपका होता है स्फेरिकल। तो जब एस स्फेरिकल होगा तो ग्रुप में नीचे आने पर क्या होगा, जो एनएस इलेक्ट्रॉन है यानी NS2 इलेक्ट्रॉन है उसका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होने की टेंडेंसी क्या होती है, धीरे धीरे घटती जाती है। इसलिए ग्रुप में नीचे आने पर जो आपका एलिमेंट्स यानी जो हैवियर एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 कम कर ली जाए। जैसे समझिए, यदि हम 13 की बात करें तो 13 के एलिमेंट में क्या है, 3 ऑक्सीडेशन शो करता है या 1 शो करता है। 3 कब शो करेगा, जो ऊपर वाला एलिमेंट होगा यानी कि जो ऊपर है मतलब कि आपका बोरॉन है, एल्यूमिनियम है। और ग्रुप में जब नीचे जाएंगे तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। उसी की बात कह रहा है, क्या करेगा, maximum oxidation state shown by a p block element is equal to ns plus np electron। it is also called group oxidation state। मतलब आपको क्या कहते हैं उसको ना, उसको group oxidation state कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है, occurrence of oxidation state O dot S dot मतलब oxidation state 2 unit less than the group oxidation state is due to the inert pair effect। उस जो ns इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट क्यों, क्योंकि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। पेयर इसलिए होता है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होता है, NS2 होता है और उसको क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों होता है ऐसा, इट अराइजेस ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ NS2 इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल बाय द इंटरवेनिंग डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है बेटा, जो आपका NS इलेक्ट्रॉन है उसकी पुअर शिल्डिंग होती है। क्यों होती है कि जो ग्रुप में नीचे आएंगे तो डी में इलेक्ट्रॉन भरेंगे और एफ सबसे में भरेंगे, और डी और एफ की स्क्रीनिंग क्या होती है, वीक होती है। तो ये NS इलेक्ट्रॉन को प्रॉपर शिल्डिंग या स्क्रीन नहीं कर पाते हैं, उसका न्यूक्लियस अट्रैक्शन ज्यादा होगा ग्रुप में जाने पर। और जब NS इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस अट्रैक्शन ज्यादा होगा
तो ग्रुप में नीचे आने पर उसका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। ओके, कोई दिक्कत है बेटा, ध्यान रखिए इस बात को। इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, वही बात है कि ग्रुप में नीचे आने पर क्या हो रहा है, डी और एफ सेक्शन में इलेक्ट्रॉन भरेंगे जो कि एनएस इलेक्ट्रॉन को प्रॉपर स्क्रीन नहीं करते, इसीलिए आपका उनकी एनएस इलेक्ट्रॉन की ग्रुप में नीचे आने पर क्या हो, बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी कम होती जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप में नीचे आने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है और जो लास्ट एलिमेंट होगा आपका उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट मैक्सिमम होगा। ओके, अगला देखिए, नॉन मेटल्स हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन मेटल्स। बेटा देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट में जो ऊपर के अपर साइड में है वो क्या है, नॉन मेटल्स है। ग्रुप में नीचे आएंगे तो क्या होगा, नॉन मेटल करंट घटेगा और मेटल करंट बढ़ेगा। आपको पता है कि ग्रुप में नीचे आने पे क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का ट्रेंड क्या है, ग्रुप में नीचे आने पर आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों ही क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो वो ये कह रहा है कि नॉन मेटल्स हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन मेटल्स। अगला पॉइंट क्या होता है, नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स आर एसिडिक और न्यूट्रल। जो नॉन मेटल्स ऑक्साइड फॉर्म करते हैं वो ज्यादातर या तो एसिडिक होगा या फिर क्या होता है बेटा, न्यूट्रल होता है। लेकिन जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। इसके बाद हम किसी ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में नीचे जाने में क्या होगा, ऑक्साइड्स का एसिडिक कैरेक्टर घटेगा और बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। अगला पॉइंट, फर्स्ट मेंबर ऑफ अ ग्रुप कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ज्यादातर ही फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। पी पाई मतलब बेटा क्या होता है कि यदि दो एटम है तो उनमें क्या है, पी पाई साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, क्योंकि दोनों जो जिनमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है या उसको कोलेटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं, वो दोनों ही पी ऑर्बिटल हैं, इसलिए उसका टर्म यूज करते हैं पी पाई। जब आपका पी और डी में ओवरलैपिंग साइड वाइज होगी तो जो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा उसको बोलते हैं पी पाई डी पाई। जब दोनों डी ऑर्बिटल में साइड वाइज ओवरलैपिंग होकर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं डी पाई। तो पी पाई का मतलब पी ऑर्बिटल्स के बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये फिर से पता है, फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड टू इटसेल्फ, यानी आपस में भी जैसे कार्बन में क्या है, एक सिग्मा एक पाई, तो ये जो पाई बॉन्ड किसमें है, इस कार्बन का 2p और इस कार्बन के 2p में साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसमें क्या होता है, एक सिग्मा 2 पाई है तो 2 p पाई ओवरलैपिंग है। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या सिमिलर एटम्स के बीच में पी पाई ओवरलैपिंग हो रही है। इसके साथ ही साथ वो अदर एलिमेंट्स जो सेकंड पीरियड के हैं उनके साथ भी ओवरलैपिंग करते हैं। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। जो पाई बॉन्ड कैसे हुआ है, कार्बन का पी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल में साइड वाइज ओवरलैपिंग से वो पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ है। कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, इसमें क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड है जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से फॉर्म हुआ है। बाकी जो दो पाई बॉन्ड है उसमें क्या है, कार्बन का पी ऑर्बिटल और नाइट्रोजन के पी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होकर दो साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं px और py में, जिससे दो पाई बॉन्ड फॉर्म होते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में वही होगा, नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल में साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई है। यानी कहना यह है कि जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं वो पी पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं और जो उसके नीचे हैवियर एलिमेंट्स है उसमें क्या कंडीशन होता है, हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स दिस टाइप of p pi bond does not form due to large size of orbital। यदि सेकंड पीरियड के नीचे या थर्ड पीरियड फोर्थ फिफ्थ पीरियड की बात करें तो वहां क्या होता है, 2p का साइज तो छोटा होता है तो साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या होती है, हो पाती है और बॉन्ड स्ट्रांग बनता है। लेकिन जब ग्रुप में नीचे आते हैं तो 2p से साइज क्या होगा, 3p में बैलेंसर होगा तो 3p का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। जब 3p साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो क्या होता है, बॉन्ड वीक होता है तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो वहां भी लेकिन पाई बॉन्ड नोन है, बनते हैं। वहां कौन से बनते हैं, वहां बनते हैं एक एटम का पी ऑर्बिटल दूसरे का डी, यानी पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग हो साइड वाइज, या फिर दोनों के डी यानी डी पाई ओवरलैपिंग हो। और ये ध्यान रखिए बेटा, पी पाई ओवरलैपिंग का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है या उसकी बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो होती है ज्यादा, क्योंकि साइज छोटा होगा, ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा होगा, इसलिए पी पाई बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पी पाई डी पाई एंड डी पाई। उसी की बात कर रहा है, हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट दिस टाइप ऑफ पी पाई bonds does not form ध्यान रखिए, नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते, ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ ऑर्बिटल्स का साइज लार्जर होता है इसीलिए बॉन्ड फॉर्म नहीं हो पाते हैं। और तो फिर कौन से बॉन्ड बनते हैं, हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म पाई बॉन्ड बट दिस इन्वॉल्व डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि बेटा क्या होगा, सेकंड पीरियड के बाद डी ऑर्बिटल्स मिलने लगते हैं तो क्या होता है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो उससे कौन सी ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग कहलाती है डी पाई और डी पाई ओवरलैपिंग कहलाती है।
और दिस कंट्रीब्यूट लेस टू द ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल देन डज पी पाई पी पाई। यही बात मैं हमसे कह रहे थे बेटा कि जो डी पाई पी पाई ओवरलैपिंग होती है या डी पाई ओवरलैपिंग होती है वह स्टेबिलिटी कम देती है एज कंपेयर टू पी पाई बॉन्ड के। तो ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो हमने आपसे डिस्कस की। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ग्रुप स्टार्ट करेंगे। एक एक ग्रुप पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप ये थोड़ा बात का ध्यान रखिए, हम आपको बार बार बताते हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को स्किप कर देते हैं। इसको हम बाद में पढ़ेंगे और वो समय आता ही नहीं जब उसे पढ़ पाए। और ये मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से कम आपके 10 से 15 क्वेश्चन मान लीजिए 10 क्वेश्चन तो कम से कम आते ही आते हैं पीजीटी में, और 5 से 7 क्वेश्चन आता है आपका जीएससी में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसीलिए हम उसको बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं। मतलब जितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इसमें डिस्कस कर रहे हैं आपको करना ही होगा, लेक्चर्स को पूरा देखना है और उसका शॉर्ट नोट्स बनाना है अपना। हमने उसको शॉर्ट कर रखा है, इसमें कोई पॉइंट काटिएगा मत, अपना नोट्स तैयार करिए, उसको 1-2 बार पढ़िए। जब आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो वो चीज़ समझ में आ जाएंगी। उसके पीछे जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है वो हम आपको बताते चलेंगे, उसको ध्यान में रखिए। ओके, तो कॉपी कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करें। कॉपी कर लिया बेटा? यदि हमारे चैनल पहली बार देख रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे प्लेलिस्ट में, चैनल की प्लेलिस्ट में जीएससी लेक्चर और पीईटी केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, उनको आप देखिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। जो एलिमेंट्स है बेटा आपका 13 ग्रुप में इस पर आते हैं। ग्रुप 13 या बोरॉन फैमिली। इस ग्रुप का पहला मेंबर बोरॉन है, इसीलिए इसको बोरॉन फैमिली भी कहते हैं। कौन कौन एलिमेंट इसमें है बेटा? इसमें आपका बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और एक और एलिमेंट जो बाद में हुआ नियोनियम। हम यहाँ तक की बात है, किसी केमिस्ट्री हम ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसका, मतलब ज़्यादा इसकी केमिस्ट्री के बारे में पता नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि इस पर पहले बात करें, ये है मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वेरी शॉर्ट टी हाफ। ये मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट है बेटा, और इसका टी हाफ बहुत कम होता है, इसीलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा सी केमिस्ट्री अभी तक डिस्कस नहीं हो पाई है। हमें जो डिस्कस करना है वो मैंने डिस्कस करना है इसको बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। क्वेश्चन भी इसी पूछाते हैं तो हमने इसलिए दे दिया, एनसीईआरटी में दिया है तो आपको नॉलेज रहना चाहिए, जानकारी आपके रहना चाहिए। तो हमें डिस्कस करना है टोटल इन 5 एलिमेंट्स की। क्या होगा इसमें है? इसमें जो आपको पहले ध्यान रखना है वो क्या है, जो इसका वैलेंस शेल है इस ग्रुप का, वो है क्या? NS2NP1। क्या बेटा? NS2NP1 इसकी वैलेंस शेल है। ठीक, अब इसमें जो पॉइंट आपको याद रखने वो क्या है, वो ये है कि ये आपका होता है नॉन मेटल। इसको छोड़कर बाकी सारे यानी एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम क्या होते हैं? ये होते हैं मेटल्स। ये पहला बात है, यानी बोरॉन आपका नॉन मेटल है, जबकि एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम क्या होगा? मेटल्स। ओके, इसके आगे हम बात करते हैं फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स। बोरॉन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होता है बेटा? बोरॉन सिर्फ कोवैलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करता है, फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। अगला ये क्या है? एल्यूमिनियम क्या होता है आपका? मोस्ट एबंडेंट मेटल। और थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। एलिमेंट आपका मोस्ट एबंडेंट मेटल है, सबसे ज्यादा पाया मेटल है, और एलिमेंट्स में इसका नंबर 3rd है।
थर्ड मोस्ट एलिमेंट है, लेकिन मिडिल में क्या है, नंबर 1 पर है। और बेटा गैलियम के बारे में आप चीज ध्यान रखिए, ये है exist in liquid state at room temperature। गैलियम आपका क्या बेटा, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पर। ओके, अगला पॉइंट क्या रखना है बेटा, देयर hydride and halides are इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, यानी जो ग्रुप 13 आपका है उसके हाइड्राइड और हाइलाइड्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, यानी उसमें क्या उनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एंड act as Lewis acid। ओके, तो बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, ये बेसिक चीजें हम धीरे करके चीजें डिस्कस करेंगे, हर एक एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें सारी चीजें डिस्कस होंगी बेटा। कॉपी हो गया बेटा, अगला पॉइंट क्या बेटा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर लोअर देन ग्रुप 2। क्या होता है, ग्रुप 13 के जो एलिमेंट है वह ग्रुप 2 के एलिमेंट से उनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि बेटा ग्रुप सेकंड का जो एलिमेंट है उसमें जो उसका आउटर मोस्ट शेल है क्या है, वह फुल स्टेबल कॉन्फिगरेशन रखता है, इसीलिए क्या होता है, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है किससे, ग्रुप 13 के एलिमेंट से। यानी बात करें तो बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा होगी, मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा होगी, एंड सो ऑन। और इनका जो खुद का ऑर्डर है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का, वो देखिए थोड़ा ध्यान रखना इसमें, बोरॉन से ज्यादा होगी किससे, एल्यूमिनियम से, लेकिन एल्यूमिनियम का किससे कम होगा, गैलियम से कम होगा, गैलियम का ज्यादा होगा इंडियम से, लेकिन थैलियम का इंडियम से ज्यादा होगा। ऐसा इसलिए होता है बेटा, गैलियम की क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि 3d10 इलेक्ट्रॉन is less screening effect, और D10 F14 electron causes less screening। ये क्या कहना है बेटा, क्या कहना ये है कि हम ग्रुप में नीचे आते हैं बेटा, क्या है जो आपका बोरॉन है उसमें क्या है 2s2 2p1 है, एल्यूमिनियम में 3s2 3p1, लेकिन जैसे गैलियम में आएंगे तो गैलियम के पास जो इनर कोर उसका है उसमें 3d10 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो उससे फर्क क्या हुआ, जब 3d10 इलेक्ट्रॉन उसमें फिल्ड हैं तो आपको पता है जो d इलेक्ट्रॉन होता है उसकी स्क्रीनिंग या शेडिंग कम होती है, तो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका क्या होगा, जितना एक्सपेक्टेड है उससे क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग कम करेगा, अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो गैलियम का साइज भी एलिमेंट से क्या होता है, छोटा होता है, होना चाहिए बड़ा लेकिन होता है छोटा, तो इससे फर्क क्या पड़ा, क्योंकि साइज छोटा हुआ तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ, तो गैलियम का जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वह एल्यूमिनियम से स्लाइटली ग्रेटर होता है। उसके आगे वेट
एक ग्रुप में नीचे आने तो घटता ही था, इंडियम का गैलियम से छोटा होगा। थैलियम का क्यों ज्यादा है बेटा इंडियम से? क्योंकि थैलियम में क्या हुआ, थैलियम में डी इलेक्ट्रॉन भी इनर कोर में फिल्ड है और एफ इलेक्ट्रॉन में, एफ ऑर्बिटल में भी 14 इलेक्ट्रॉन है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन इनर कोर में फिल्ड है। किसमें? थैलियम में। आपको पता है कि डी और एफ इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो जब डी और एफ इलेक्ट्रॉन जो इनर सेल में अवेलेबल हैं वो आउटर मोस्ट शेल को जब स्क्रीन नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्ली, इसका मतलब जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना एक्सपेक्ट होगा उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। जब जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस से ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। इसीलिए यह ऑर्डर शो करता है आपका ग्रुप 13 एलिमेंट। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि किसकी एनर्जी ज्यादा है और क्यों है, उसके पीछे की बिहाइंड की केमिस्ट्री पूछ सकता है आपसे कि क्या वजह है कि गैलियम का एनर्जी एलिमेंट से ज्यादा है, क्योंकि कॉमन ट्रेंड ग्रुप का क्या है, ग्रुप में नीचे आने पर एनर्जी डिक्रीज करती है। तो आपको ये उसमें ऑप्शन देखना होगा कि इनर डी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होगा 3D में 3D इलेक्ट्रॉन कॉजेज लेस स्क्रीनिंग या शील्डिंग ऑन वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, जिससे फजल क्या होगा, जेड इफेक्टिव की वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या होगी, ज्यादा होगी। जेड इफेक्टिव ज्यादा का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या होगा, डी में भी इलेक्ट्रॉन है और एफ में भी इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए यहाँ पर दोनों इफेक्ट काम करेगा। तो थैलियम की फर्स्ट एनर्जी इंडियम से ज्यादा होगी। ओके बेटा, अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा आपका है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करने जा रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या ट्रेंड होगा, तो इसमें क्या है कि बोरॉन और एल्यूमिनियम, बोरॉन और एल्यूमिनियम आपको बताया भी हमने पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे थे कि कोई भी आपका जो ग्रुप है वह ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो कर सकता है मैक्सिमम, या उसकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, उसके वैलेंस एस सेल में और पी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनका सम होता है उसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बोरॉन फैमिली में जो है वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और पी में 1, तो 2 + 1 3, यानी उसका जो 13 ग्रुप है उसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा 3 होगा। तो बोरॉन और एल्यूमिनियम ओनली +3, बोरॉन और एल्यूमिनियम सिर्फ और सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जबकि गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, तो बचा कौन, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कौन कौन सा, +1 और +3। ध्यान रखना है, बोरॉन और एल्यूमिनियम ओनली +3 और गैलियम और इंडियम +1 +3। अब इसमें जो ध्यान रखना है क्या वो है, स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट decreases on moving down the ग्रुप में नीचे जाने पर बेटा क्या होता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है बेटा, क्योंकि ग्रुप में नीचे आने पर आपका क्या है, इनर पोल में डी और एफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, तो जिससे क्या होगा, जो एनएस इलेक्ट्रॉन है उसका बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी कम होगी। इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। किस वजह से होता है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इससे क्या हो गया बेटा, ग्रुप में नीचे आने पर +1 की स्टेबिलिटी बढ़ी और +3 की घटी। ओके, अगला पॉइंट, +1 इज मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, O डॉट S मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर थैलियम। थैलियम के लिए जो है सबसे मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या होगी, +1 होगी, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे ज्यादा इफेक्टिव कहां पर होगा, थैलियम में, इसीलिए थैलियम के लिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी मोस्ट स्टेबल होगी। इसके मतलब जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का दिए कंपाउंड है तो क्या होगा उसका, इधर हो गया आपका। इसका मतलब क्या हुआ कि यह वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैं यहाँ स्टार लगा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। थैलियम +3 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि थैलियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, तो थैलियम यदि +3 स्टेट में है
तो उसकी बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है कि वह दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, दो इलेक्ट्रॉन गेन करके +1 में कन्वर्ट हो जाए। इलेक्ट्रॉन गेन करने क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन गेन करना प्रोसेस क्या होता है बेटा? बोलिए। इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला जो होता है आपका जो स्पीशीज होता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो थैलियम आपका +3 है वह 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? थैलियम प्लस में। और क्योंकि थैलियम प्लस मोर स्टेबल है, यह क्या है बेटा? मोस्ट स्टेबल। और ये Tl+3 क्या है? लेस स्टेबल। तो कोई भी स्पीशीज लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए थैलियम+3 क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी मैक्सिमम है। तो बेटा इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। इसे कॉपी कर लीजिए, इधर आओ बेटा कॉपी। हाँ भाई, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट decreases from boron to गैलियम। बोरॉन से गैलियम तक, यानी बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? घटता है, निकाला तो बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन टू गैलियम एंड then increases from गैलियम टू थैलियम। यानी जो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड है वो क्या है? बोरॉन से गैलियम तक डिक्रीज होता है, उसके बाद फर्दर इंक्रीज होता है। अगला पॉइंट क्या है बेटा? वो है नेक्स्ट पॉइंट हमारा reducing character। reducing character क्या है इसका बेटा? बोरॉन is non metal and does not act as reducing agent, does not act as reducing agent, while other elements act as reducing agent and their reducing power decreases down the group, यानी यदि रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करें बेटा तो बोरॉन आपका क्या होता है? बोरॉन आपका होता है नॉन मेटल, और नॉन मेटल कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट का बिहेव नहीं करते। तो बोरॉन तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर देता ही नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट का बिहेव नहीं करता। बचा कौन? एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करते हैं, लेकिन ग्रुप में नीचे जाने में क्या होता है? इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज करता है। क्या करता है? रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। अब हम बात करते हैं अगला, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रिएक्शन विथ वाटर। वाटर के साथ ग्रुप 13 एलिमेंट कैसे रिएक्शन करते हैं उसकी बात हम करते हैं बेटा, रिएक्शन विथ वाटर। समझिए, इसमें पहला पॉइंट आपका है प्योर बोरॉन। प्योर बी मतलब प्योर बोरॉन डज नॉट react with water। ठीक, और एल्यूमिनियम का क्या कंडीशन है? एल्यूमिनियम डिकम्पोजेस बॉइलिंग वाटर। एल्यूमिनियम डिकम्पोजेस बॉइलिंग वाटर
इवॉल्व हाइड्रोजन। मैंने आपको बताया कि वाटर सिलेक्शन करने की जो प्रॉपर्टी है वो मेटल्स की होती है, और क्योंकि बोरॉन आपका नॉन मेटल है इसीलिए वो वाटर सिलेक्शन करके हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं करता। जबकि एल्यूमिनियम क्या है, मोस्ट मेटालिक है, तो एल्यूमिनियम क्या करता है बेटा, वो आपका वाटर सिलेक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। 2Al प्लस 6H2O 2AlOH थ्राइस प्लस 3H2 ये रिएक्शन बेटा, इसमें एल्यूमिनियम वाटर सिलेक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। आपको रिएक्शन नहीं याद रखनी है, बस ये ध्यान रखना है कि एल्यूमिनियम वाटर सिलेक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। रिएक्शन किस लिए दी है, ताकि आपको चीजें याद रहे। इधर बेटा कॉपी हो गया। गुड है कॉपी ये। अब हम आगे प्रॉपर्टीज करते हैं। इसमें अगला पॉइंट क्या है बेटा, क्या देते हैं, गैलियम इंडियम थैलियम डू नॉट रिएक्ट विथ, यानी यदि बात करें तो 13 एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ कौन रिएक्शन करता है वाटर से, एल्यूमिनियम वाटर से रिएक्शन करके उसको डिकम्पोज कर देता है बॉइल्ड वाटर से, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। आगे बात करते हैं उसके नेक्स्ट इसमें प्रॉपर्टीज की। नेचर ऑफ कंपाउंड, यानी कंपाउंड का नेचर क्या है, नेचर ऑफ कंपाउंड्स की बात करते हैं हम। क्या होता है आपको, इसमें जो चीजें आपको बताई जाएंगी बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। बोरॉन, यानी बोरॉन ओनली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। बोरॉन सिर्फ और सिर्फ क्या फॉर्म करता है, सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि नॉन मेटल्स है और वह सिर्फ और सिर्फ क्या बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है। कोई एक्सेप्शन नहीं, ध्यान रखिए बात को। अगला बेटा देखिए, नेक्स्ट क्या होगा आपको बचा क्या, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हैज ग्रेटर tendency to form covalent and only a little tendency to form ionic, यानी जो आपका एल्यूमिनियम है वो भी ज्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है, लेकिन उसके कुछ आयनिक कंपाउंड नोन है, जैसे AlF3। जैसे क्या है AlF3 एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल आपका हो गया AlF3। ये क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड है। जबकि एल्यूमिनियम का क्लोराइड, एल्यूमिनियम का ब्रोमाइड और एल्यूमिनियम का आयोडाइड वो क्या होता है, वह कोवेलेंट कंपाउंड होता है, लेकिन उसका फ्लोराइड जो होता है वह एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है बेटा, इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा हेडिंग है वो है रिएक्टिविटी टुवर्ड एसिड्स एंड एल्कली। यानी जो आपका ग्रुप 13 एलिमेंट है वह एसिड और बेस से कैसे रिएक्शन करता है, उसका रिएक्शन करने का क्या नेचर है, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, इसकी बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बोरॉन does not react with acids and alkali. Boron does not react with acid and alkali even at moderate temperature. यानी बोरॉन एसिड और बेस से रिएक्शन करता है मॉडरेट टेम्परेचर। क्या होता है बेटा, एक अच्छा टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर रिएक्शन करेगा, लेकिन मॉडरेट टेम्परेचर रिएक्शन नहीं करता। कौन, बोरॉन। यानी बोरॉन कहा जाए
तो एसिड और बेस के प्रति क्या होता है, केमिकली इनर्ट होता है। अगला पॉइंट पे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, एल्यूमिनियम लेकिन रिएक्शन करता है, एल्यूमिनियम डिजॉल्व इन dilute HCl, aluminum dissolve in dilute HCl and liberate हाइड्रोजन, क्योंकि जो मेटल्स है उनकी प्रॉपर्टी है कि वह एसिड से रिएक्शन करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। एल्यूमिनियम मेटल है वह रिएक्शन देता है, यानी 2Al प्लस 6HCl 2AlCl3 प्लस 3H2। और अगला पॉइंट ध्यान रखना आपको वो क्या है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। वो क्या बेटा, एल्यूमिनियम इज पैसिव। पैसिव मतलब रिएक्शन नहीं करना, पैसिव मतलब क्या होता है, रिएक्शन नहीं करना। एल्यूमिनियम इज पैसिव टुवर्ड कंसंट्रेट HNO3। क्यों नहीं करता बेटा रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 से एल्यूमिनियम, due to formation of oxide layer on the surface। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बेटा कि एल्यूमिनियम HCl तो रिएक्शन करता है, लेकिन वह कंसंट्रेट नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन नहीं करता। इसलिए नहीं करता बेटा क्योंकि उसके जो सरफेस पर है वो ऑक्साइड लेयर फॉर्म रहती है, जिससे वह कंसंट्रेट नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन नहीं करता। और कौन नहीं करता बेटा, यदि आपको याद हो, एल्यूमिनियम के साथ किसकी डायगोनल रिलेशनशिप है, बेरिलियम की। एल्यूमिनियम और बेरिलियम रिएक्शन नहीं करता किससे, कंसंट्रेट नाइट्रिक अम्ल से। ओके बेटा, यहां तक बात हो गई, इसे कॉपी कर लीजिए, इधर कॉपी कर लिया। ये जितने भी पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं, आपको इन सबको सुनना है, समझना है और याद रखना है। जब बेटा इसको कई बार वीडियो को देखेंगे, चीज़ों को सुनेंगे, तो आपको चीज़ें याद होंगी और अपना इसका कॉपी करिए और अच्छे से चीज़ों को याद रखिए और समझिए कि इसके पीछे क्या रीजन है, कौन रिएक्शन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। ये सब क्वेश्चन बनते हैं, तो आप हर पॉइंट के लिए क्वेश्चन की निगाह से समझेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगला पॉइंट देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है, एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ एक्वस alkali, aluminum react with aqueous alkali and liberate H2। एल्यूमिनियम जो है आपका एक्वस एल्कली से रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। उसकी रिएक्शन मतलब आपको ध्यान रखनी है, 2Al प्लस 2H2 लिखना है 2Al प्लस 2NaOH प्लस 6H2O। जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, 2Na प्लस AlOH का 4। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट 3। इसका आईयूपीएसी नेम है। जो कंपाउंड फॉर्म होता है एल्यूमिनियम की रिएक्शन किसके साथ, एक्वस एल्कली के साथ रिएक्शन करने पर क्या हो रहा है बेटा, टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट फॉर्म हो रहा है और साथ ही हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। अगला अपना रिएक्शन देखिए, रिएक्टिविटी। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन, क्या हैलोजन से किस तरह रिएक्शन करता है आपका बोरॉन फैमिली के मेंबर्स, उसकी बात करते हैं। देखिए these elements react with halogen form trihalides। लेकिन इसमें ध्यान रखना बेटा, एक्सेप्ट कौन सा ट्राइहैलाइड नहीं बनता, एक्सेप्ट
TLI3। ध्यान रखिए बेटा, TLI3 का फॉर्मेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? ड्यू टू इनर्ड पेयर इफेक्ट एंड बिगर साइज ऑफ आयोडीन। दो वजह से आपका TLI3 नहीं बनता। पहला तो इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या हुआ था बेटा, बता आपको कि जो आपका सबसे लास्ट एलिमेंट हो किसी ग्रुप का, उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। तो क्योंकि जो आपका 13 ग्रुप एलिमेंट है वो या तो 1 वैलेंसी शो करे या 3 वैलेंसी शो करे, तो जो ग्रुप में नीचे आएंगे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती जाएगी, +1 की बढ़ती जाएगी। थैलियम में +1 सबसे प्रिडोमिनेंट है। ये बात हो गई। दूसरा क्या बेटा कि TLF3 बनता है, TLCl3 बनता है, TLBr3 बनता है, लेकिन TLI3 इसलिए नहीं बनता बेटा क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट तो है ही है, साथ ही साथ आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है। तो थैलियम के साथ 3 आयोडीन एक साथ स्टेबल नहीं होते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट भी लगता है, जिसकी वजह से थैलियम का ट्राईहैलाइड नहीं फॉर्म होता है, जबकि उसका मोनोहैलाइड फॉर्म होता है। ये पॉइंट ध्यान रखना है, क्यों नहीं फॉर्म होता है। ठीक है, हो गया बेटा। अब हम बात करते हैं आगे जो चीजें और इसमें जाननी है आपको, हम बात करते हैं। पहले समझिए ट्राईहैलाइड्स आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा बेटा, क्यों डिफिशिएंट होगा इलेक्ट्रॉन? क्योंकि ट्राईहैलाइड में क्या हुआ है, जो आपका बोरॉन फैमिली है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 3। और जो 3 हैलोजन से जुड़े वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो तीनों हैलोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में देंगे। तो बोरॉन के वैलेंस शेल में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 इलेक्ट्रॉन हुए। जब बोरॉन फैमिली के वैलेंस शेल में सिर्फ बोरॉन ट्राईहैलाइड में उसके सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में सिर्फ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। ऑक्टेट पूरा नहीं है तो उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। क्या बोलते हैं? वो सारे मॉलिक्यूल्स जिनके सेंट्रल एटम के पास ऑक्टेट उसका पूरा नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। और वो बाहर से लोन पे एक्सेप्ट करने की उनकी टेंडेंसी होती है। तो लोन पे एक्सेप्ट करने की उनकी टेंडेंसी होती है, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं लुईस एसिड। क्या कहलाते हैं? लुईस एसिड। वो एसिड है जो लोन पे एक्सेप्टर होता है। यानी जो आपको बोरॉन फैमिली के ट्राईहैलाइड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हैं और बिहेव करते हैं कैसे? लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। ट्राईहैलाइड्स आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एंड बिहेव एज लुईस एसिड। ओके, साथ ही इसमें बात करें बेटा तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होता है। इनका जो ज्योमेट्री या शेप होता है क्या होता है वो ट्राइगोनल। ओके, तो बोरॉन फैमिली के ट्राईहैलाइड हैं, उनमें उनका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, और जो उनका ज्योमेट्री या शेप होता है वो सेम होता है। वो क्या होता है? वो होता है ट्राइगोनल पेयर। अब हम कुछ जो फेमस ट्राईहैलाइड्स हैं उनकी बात करेंगे, क्योंकि उसमें क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो उनकी बात करेंगे। इसमें आपका बोरॉन का ट्राईहैलाइड्स है और एल्यूमिनियम का ट्राईहैलाइड है। इसमें क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए यदि हम बात करें, हम पहले बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ BF3 यानी बोरॉन के ट्राईहैलाइड। तो देखिए बेटा BF3 से ज्यादा एसिडिक होता है आपका BCl3, उससे ज्यादा एसिडिक होता है BBr3, उससे ज्यादा होता है BI3। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो आपको ध्यान रखना है। बेटा देखिए, आप पहले नजर में देखेंगे तो आपको लगेगा यार बोरॉन से जुड़ रखा है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, बोरॉन एटम को वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाएंगे, तो होना चाहिए था BF3 को मोर एसिडिक। लेकिन सर कह रहे हैं कि BF3 सबसे वीक एसिडिक है। बेटा ऐसा क्यों है कि यहाँ पर आपका जो ट्रेंड है, मैं लिख रहा हूँ पहले एक रीजन, फिर बताऊंगा क्यों ऐसा है। एसिडिक स्ट्रेंथ increases because
बिकॉज बैक बॉन्डिंग डिक्रीज है। और ध्यान सुनिए, हम कह रहे हैं कि इधर से इधर जाने पर एसिडिक बढ़ रही है क्योंकि बैक बॉन्डिंग डिक्रीज कर रही है। तो बैक बॉन्डिंग होती क्या है उसको थोड़ा समझिए। हम BF3 का एग्जांपल ले रहे हैं, बोरॉन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। मैंने आपको बताया बोरॉन का हाइड्रोजन यहाँ पर sp2 है और उसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है। कौन सा बेटा 2p। बहुत ध्यान समझिए, एक बार समझ में आ गया तो ये कॉन्सेप्ट में कभी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। क्वेश्चंस पे कई तरह के आते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किए हैं, या हम लोग सिर्फ लुईस एसिड कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। बेटा इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है और जो फ्लोरीन है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 2 s में और 5 p में। तो जो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन p का था वो तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में चला गया। अभी उसके पास 2 p ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनमें क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और वो उनमें से जो आपका p ऑर्बिटल इस वैकेंट p ऑर्बिटल के सेम एक्सिस में होगा वही बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। क्योंकि बैक बॉन्डिंग क्या होता है, एक आपका वैकेंट ऑर्बिटल और ये क्या होता है, ये भी 2p है लेकिन ये क्या है, फुल फिल्ड है। ये 2p क्या है, वैकेंट है। ये 2p क्या है, वैकेंट है, और ये वाला 2p क्या है, फुल फिल्ड है। ओके, ज़्यादा मतलब है, मैंने फिर बॉन्ड में दिक्कत होगी। ठीक है बेटा, ये वाला 2p और बोरॉन का 2p है वो वैकेंट है और फ्लोरीन का 2p फुल फिल्ड है। तो होता क्या है, वैकेंट इसके लिए चाहिए, बैक बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है कि एक आपका एक एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो और दूसरे एटम के पास फुलफिल्ड ऑर्बिटल हो, दोनों की आपकी वो जो एक्सिस है वो सेम हो और लगभग दोनों सेम एनर्जी हो, तो आपका बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज्यादा हो सकता है। देखिए बेटा यहाँ पर क्या होता है कि ये अपना जो लोन पेयर है इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करता है, इसी को बोलते हैं क्या, बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं बेटा, बैक बॉन्डिंग। और वो देखिए ऐसा नहीं कि ये फ्लोरीन कर सकता है, ये फ्लोरीन भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, जिसके फलस्वरूप होगा क्या, समझिए, यानी जो आपका फ्लोरीन है, बोरॉन, फ्लोरीन, बोरॉन, फ्लोरीन हो गया, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। किसमें, बी और एफ जो बॉन्ड है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, डिलोकलाइज होगा ना भाई, 3 फ्लोरीन है, तीनों कर सकते हैं उसको बैक बॉन्डिंग, तो इससे क्या होगा, जो बैक बॉन्डिंग होगी वो क्या होगा बेटा, वह डिलोकलाइज होगी। कभी ये वाला फ्लोरीन पार्टिसिपेट करे, कभी ये वाला, कभी ये वाला। इसके फलस्वरूप होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी थी बोरॉन में वो BF3 में क्या होती है, सबसे कम होती है। क्यों बेटा, क्योंकि दोनों ही 2p ऑर्बिटल है, जो लोन पेयर देगा और जो लोन पेयर लेगा, तो बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। लेकिन जब हम जाते हैं BaCl3 के केस में, तो वैकेंट ऑर्बिटल बोरॉन का किसको कौन सा है, 2p है, और जो क्लोरीन है उसमें फुलफिल्ड ऑर्बिटल कौन सा है, 3p है। और 2p और 3p ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है, तो बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कम होगी। जब बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कम होगी तो लोन पेयर लेने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। आगे बढ़िए, BBr3 में बात करें तो यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल 2p है और फील्ड ऑर्बिटल कौन सा है, बोरॉन का 4p। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ सब और कम हो गई, तो लोन पेयर लेने की टेंडेंसी और ज्यादा हो गई। BR3 में बैक बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो आयोडीन है उसमें किसमें 5p उसका ऑर्बिटल है, और 2p और 5p में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, ओवरलैपिंग जो बैक बॉन्डिंग है उसकी स्ट्रेंथ नेग्लिजिबल होती है, इसलिए BR3 इज मोस्ट एसिडिक। उसके बाद BBr3, देन BCl3, देन BF3। इसे कॉपी कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये ट्रेंड कई बार पूछा चुका है। कॉपी कर लिया बेटा। अगला एक और पॉइंट लिख लीजिए, यह भी इंपॉर्टेंट है, बोरॉन ट्राई हैलाइड exist as मोनोमर। जो बोरॉन के ट्राइहाइड है वह मोनोमर के फॉर्म में रहते हैं, जबकि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एल्यूमिनियम का ट्राइहाइड वह डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसकी बात हम लोग करेंगे। तो इसे आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी हो गया। हर चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको चैप्टर बड़ा जरूर लगेगा, लेकिन यदि इसको आप कई बार पढ़ेंगे तो धीरे चीजें आपको क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी और चीजें सब जल्दी आपको याद हो जाएंगी। लेक्चर की लेंथ होना चाहिए कि सर बहुत बड़ा लेक्चर है, बट हमने एक लेक्चर में पूरा समराइज किया है। एस ब्लॉक को भी वही किया था, हाइड्रोजन आपका एक लेक्चर में कंप्लीट किया, एल्कली मेटल भी एक लेक्चर में, एल्कालाइन मेटल में भी एक लेक्चर में,
लेक्चर की लेंथ बड़ी होगी, लेकिन आपको क्योंकि सारे पॉइंट जानने हैं, किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बेटा इसमें आपको एक एक नंबर का महत्व है, स्कोर ज़्यादा करना है, तो सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, कोई पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। जितनी चीज़ आपको बताई जा रही है उसको आप वीडियो को कई बार देखिए, उसका अपना नोट्स बनाइए और वो चीज़ें सारी याद रखिए। ओके बेटा, चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपका जो है वो आपका AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की बात की जा रही है। इसका वही बेटा आपका हाइड्रोजन sp2 है। इस क्या आपका ट्राइगोनल प्लेनर है, और यह भी बिहेव करता है लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, ठीक। लेकिन यह एग्जिस्ट एज डाइमर, कौन सा, Al2Cl6। पूरा मोनोमर तो वैसा ही होगा जैसे आपका बोरॉन का था, Cl और Cl, इसका हाइड्रोजन sp2। इसका डाइमर देखिए कैसा होता है, Al Cl ओके बेटा। BF3 जो आपको बोरॉन के ट्राइहाइड्राइड है वो डाइमर इसलिए नहीं फॉर्म करते बेटा क्योंकि उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है, जबकि एल्यूमिनियम के पास क्या होता है, एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है, इसीलिए एल्यूमिनियम के ट्राइहाइड्राइड्स डाइमर फॉर्म करते हैं, स्पेशली AlCl3 is as dimer due to higher coordination number of aluminium। ओके बेटा, ध्यान रखिए क्योंकि एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है इसीलिए यह डाइमर्स फॉर्म करता है। तो देखिए बेटा यहाँ पर ये इसका हाइड्रोजन क्या था, इसमें एल्यूमिनियम का sp2 था, ये क्या किया उसने, देखिए एक बॉन्ड, एक ये बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये क्या है फ्लोरीन ने अपना लोन पेयर को क्या किया, एल्यूमिनियम को दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया, तो इसमें इस एल्यूमिनियम का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो गया, sp3, इसका भी क्या होगा sp3। तो जो मोनोमर में आपका एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 था और डाइमर में क्या हो गया, sp3 हो गया। तो ये आपका होता है लुईस एसिड, लेकिन ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हो गया, इसमें ऑक्टेट इसका पूरा हो गया। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से, 2 इस बॉन्ड से 4, ये 2 इस बॉन्ड 6, और इसमें लोन पेयर दिया 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा है, इस एल्यूमिनियम का भी, इस एल्यूमिनियम का भी ऑक्टेट पूरा है। कैसे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से, 2 4, 2 6, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से 2 मिले 8। तो इस Al2Cl6 में दोनों ही एल्यूमिनियम का ऑक्टेट पूरा है, जबकि AlCl3 में क्या है, उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसीलिए AlCl3 बिहेव एज लुईस एसिड बट Al2Cl6 नॉट बिहेव एज लुईस एसिड। पॉइंट ध्यान रखिए बेटा, ठीक है। ठीक, अब हम बात करें अगला पॉइंट इसमें, तो लुईस एसिडिटी का ऑर्डर क्या है बेटा, वो ये है कि BX3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, उससे वीक आपका AlX3 है, उससे वीक आपका गैलियम का ट्राईहैलाइड है, और उससे वीक आपका इंडियम का ट्राईहैलाइड है। ओके, ठीक है, और कॉपी कर लीजिए। अगला पॉइंट बेटा और लिखिए, when heated with नाइट्रोजन, यानी कि जब बोरॉन फैमिली को नाइट्रोजन के साथ हीट करते हैं, नाइट्रोजन फॉर्म नाइट्राइड्स, क्या फॉर्म करते हैं, नाइट्राइड। जैसे देखिए क्या बड़ा उसका रिएक्शन 2B + N2 क्या बन गया बेटा, 2BN, 2Al + N2 क्या बन गया, 2Al। थोड़ा क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी भी 3 है और नाइट्रोजन की वैलेंसी भी 3 है, इसीलिए यहाँ पर क्या बन रहा है, Aln और Bn। तो क्या नाइट्रोजन करके क्या बनाते हैं, ये नाइट्राइड बनाते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं, इसे कॉपी कर लीजिए। फिर हम बात करने जा रहे हैं रिएक्शन विथ कार्बन, रिएक्शन विथ कार्बन डिस्कस करने जा रहे हैं। अगला पॉइंट आपका है रिएक्शन विथ कार्बन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको ध्यान रखना है। क्या है, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम फॉर्म कार्बाइड। बोरॉन एल्यूमिनियम क्या फॉर्म करता है, कार्बाइड फॉर्म करता है। फॉर्मूला देखिए उसका,
4b प्लस सी बनाता है B4C, और 4Al प्लस 3C बनाता है Al4C3। जो इसमें आपको ध्यान रखना है वो ये पॉइंट है, एल्यूमिनियम कार्बाइड इज आयनिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। कार्बाइड क्या होता है बेटा? आयनिक होता है, आयनिक इन नेचर, ये आप ध्यान रखिए आंसर। एंड रिएक्ट विथ वाटर, वाटर से रिएक्शन करके बेटा कार्बाइड है, तो वाटर से क्या बनाएगा? कोई हाइड्रोकार्बन बनाएगा, रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेथेन। ये आपको ध्यान रखना होगा कि एल्यूमिनियम कार्बाइड की रिएक्शन यदि हम वाटर से कराते हैं तो कौन सा एल्केन फॉर्म होता है? कौन फॉर्म होता है बेटा? मेथेन फॉर्म होता है। ये आपको चीज ध्यान रखनी है। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो बेटा ऑक्साइड्स का। रिएक्शन ऑक्सीजन रिएक्शन करके किस तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, क्या उनका नेचर है, क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, उसकी बात करने जा रहे हैं ऑक्साइड्स में। देखिए बेटा क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, लेकिन किसको छोड़कर है? एक्सेप्ट थैलियम। अब थैलियम क्या बनाता है? विच फॉर्म Tl2। Tl2 फॉर्म करता है, यानी मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है। लेकिन इसके अलावा यानी क्योंकि इस बताया वो ग्रुप नीचे इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से थैलियम की +1 ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए ग्रुप थैलियम उसका लास्ट एलिमेंट है तो वह +1 स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है। ऐसा नहीं है कि ये आपका Tl2O3 नहीं बनाएगा, बनाता है, लेकिन वो लेस स्टेबल होता है। ओके, कंबाइन विथ ऑक्सीजन when heated form ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या है? M2O। यानी सारे के सारे 13 ग्रुप एलिमेंट M2O3 फॉर्म के हाइलाइट्स बनाते हैं, लेकिन उसमें थैलियम क्या है? उसका मोर स्टेबल जो है Tl2O है। Tl2O3 भी फॉर्म करता है, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। तो देखिए वही मैं आपको लिखवाना पॉइंट, Tl2O is more stable than Tl2O3। किसलिए बेटा? आपको पता है, ड्यू टू, बोलिए ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये चीज देखो आप समझने लगेंगे, चीजों को कैश करने लगेंगे, किसकी वजह से क्या हो रहा है, तो आपके लिए समझना और आसान हो जाएगा। तो बेटा ये आपका क्या है, यहाँ पर +1 स्टेट में है आपका थैलियम, इस वाले में +3 स्टेट में। आपको पता है ग्रुप में नीचे आने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा क्या होगा? वो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 कम वाला ऑक्सीजन स्टेट, क्योंकि बोरॉन फैमिली क्या है? +3 +1 है, तो ग्रुप में नीचे आने पर +1 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, +3 की घटेगी, इसलिए Tl2O इज मोर स्टेबल देन Tl2O3। ओके बेटा, अगला पॉइंट देखिए, बात करते हैं इसके आगे, डिस्कस करते हैं। देखो बेटा ये तो बात हो गई किस तरह मतलब कौन कौन हाइड्रोक्साइड बनेंगे, तो ऑक्साइड कौन कौन से ऑक्साइड बनेंगे, कौन नहीं बनेगा, कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। अब हम डिस्कस करते हैं बोरॉन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स के बारे में। B2O3, इसका नाम क्या है? नाम है बोरिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं उसको? बोरिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं उसको? बोरिक एनहाइड्राइड। ओके, इसको देखिए कैसे बनाते हैं, प्रिपेयर होता है बेटा किससे? जब हम ऑर्थो बोरिक एसिड का करते हैं डिहाइड्रेशन। किसका बेटा? ऑर्थो बोरिक एसिड का हमने किया क्या? डिहाइड्रेशन। 373 कैलोरी इसको ऐड किया गया तो क्या वाटर निकल गया, 2HBO2 फॉर्म होता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मेटा बोरिक एसिड। यह रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए बेटा। ये क्या था बेटा आपका? ऑर्थो बोरिक एसिड।
ऑर्थोबोरिक एसिड को हीट किया गया तो मेटाबोरिक एसिड फॉर्म हुआ, उसको फर्दर हीट किया गया। अब और हीट कर रहे हैं कैसे, रेड हॉट। रेड हॉट मतलब बेटा टेम्परेचर और बढ़ा है, लाल एकदम तपता हुआ टेम्परेचर दिया, तब फॉर्म होगा आपका B2O3 प्लस H2O। इसको बोलते हैं बोरिक ऑक्साइड, बोरिक ऑक्साइड या बोरिक एनहाइड्राइड। क्यों बोलते हैं बोरिक एनहाइड्राइड? क्योंकि ऑर्थोबोरिक एसिड से वाटर रिमूव करने के बाद ये बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं बोरिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मतलब वाटर रिमूव एसिड्स, वो एसिड इसके वाटर रिमूवल से कोई आपका कंपाउंड बनेगा, वो उसका क्या कहलाता है, उसका एनहाइड्राइड कहलाता है। क्या कहलाता है? एनहाइड्राइड। तो उसको बोलते हैं बोरिक एनहाइड्राइड। कॉपी कर लिया बेटा। अब हम कर रहे हैं बेटा इसके एसिड बेस और बेसिक बिहेवियर, कौन सा ऑक्साइड एसिडिक होगा, कौन बेसिक होगा, कौन सा एम्फोटेरिक है, इसकी हम बात करते हैं। तो इसकी हेडिंग क्या है, एसिड बेस बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। आपको जितनी चीज बता रहे हैं कोई भी आपके लिए वो नहीं है कि सर को स्किप करना है, सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हमने आपको बहुत सिलेक्टिव इसीलिए दिया पहले से ही, ताकि आप हर चीज ध्यान रखें। क्या है सर, अब समझिए, B2O3 एंड BOH थ्रायस, इसको ध्यान देखिए, BOH थ्रायस, BOH थ्रायस और H3BO3 एक ही चीज है। BOH थ्रायस और H3BO3 क्या है, एक ही चीज है। ये क्या है, आर वीक एसिड, यानी बोरिक एनहाइड्राइड और ऑर्थोबोरिक एसिड दोनों ही क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। पूरा ऑर्थोबोरिक एसिड को H3BO3 फॉर्म में लिखा जाता है और BOH थ्रायस फॉर्म में भी। कंफ्यूज मत होइएगा, यह एसिड ही है, इसको बेस में समझ लिया बेटा, क्या है, यह एसिड ही है। और ये इसमें पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं इसको इस तरह लिखता हूं। यह क्या है, लुईस एसिड है, यह प्रोटोनिक एसिड नहीं है, प्रोटॉन नहीं देता, यह क्या है, लुईस एसिड है। और एक और बात ध्यान रखना है, हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड में कौन सा बेटा, इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड होता है। इसके मॉलिक्यूल्स आपस में जो है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े होते हैं, ये ध्यान रखना है। और नॉट अ प्रोटिक एसिड, ये चीज ध्यान रखनी है। यह H प्लस आयन नहीं देता, ये भी ध्यान में लिख दूँ, आपको कंफ्यूजन होता है। नॉट गिव H प्लस आयन। H प्लस आयन जो होते हैं उनको जनरली एसिड या हाइड्रोजन एसिड कहते हैं, लेकिन क्योंकि ये क्या होता है, लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। क्या कहते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अभी हम बताएंगे भी आपको, इसका स्ट्रक्चर दिखाएंगे। और दोनों फॉर्म में लिखा आता है। ऑर्थोबोरिक एसिड का नाम है, क्या नाम है इसका, नाम है ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड को इस फॉर्म में भी और इस फॉर्म में लिखा जाता है। यह एक लुईस एसिड है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कौन सी होती है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यह एक प्रोटिक एसिड नहीं है, मतलब प्रोटॉन H प्लस नहीं देता है। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। इधर कॉपी हो गया, डाल दो। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन आपका पी ब्लॉक से आए, कैसा भी क्वेश्चन बने, यदि आपने पूरा सिलेबस तैयार कर रखा है, क्वेश्चन कहीं से आए, आपको तैयारी यदि पूरी होगी तो कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका हाई रहेगा और आपको क्वेश्चन से डर भी नहीं लगेगा। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, आपको कॉन्सेप्ट तैयार है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसमें अगला पॉइंट देखिए, दे रिएक्ट, यानी कौन, B2O3 और ऑर्थोबोरिक, दे रिएक्ट with strong base, they react with strong base, form मेटाबोरेट। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन में क्या करते हैं, मेटाबोरेट फॉर्म करते हैं। ठीक है, आपको मोर से दिखा दें, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, इसको हम यहाँ बना रहे हैं।
क्या बेटा आपका जो BOH3 है वो क्या था, वो था sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। यह एक लुईस एसिड था, क्या था, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर था। यदि यह रिएक्शन करेगा इससे OH माइनस से, OH माइनस को मिले तो क्या फॉर्म करेगा, तब ये फॉर्म करेगा BOH, भाई ये sp2 था तो क्या था, ट्राइगोनल पेयर था ये। तो ये क्या हुआ, OH अपना लोन पेयर इसको देता है, लोन पेयर इसको क्या करेगा, कोऑर्डिनेट में फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन बोरॉन का sp2 था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। ये था आपका ट्राइगोनल प्लेनर, कौन, BOH थ्राइस। लेकिन ये आपका क्या हो गया, BOH4 माइनस कितना हो गया, ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल। क्या हो गया बेटा, टेट्राहेड्रल, यानी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर से टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट हो गई। अगला पॉइंट देखिए, ये भी पॉइंट Al2O3 AlOH थ्राइस, यानी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड उसका हाइड्रोक्साइड। और कौन बेटा आपका Ga2O3 यानी गैलियम का ऑक्साइड और गैलियम का हाइड्रोक्साइड। बहुत ध्यान से समझिएगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, गैलियम का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या बेटा, आर एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक क्या होते हैं, वो स्पीशीज जो एसिड बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा, एम्फोटेरिक। क्या कहलाते हैं, एम्फोटेरिक। दूसरा एम्फोटेरिक क्या था, एल्यूमिनियम के डायगोनल में कौन है, बेरिलियम का, उसका ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड में क्या था बेटा, एम्फोटेरिक। क्या था, हम लोग एल्यूमिनियम पढ़े थे कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम आपस में क्या डायगोनली रिलेशन शो करते हैं, और इसे बेरिलियम का ऑक्साइड और उसका हाइड्रोक्साइड में क्या थे, एम्फोटेरिक थे। यहाँ पर ये भी आपको ध्यान हो गया। तो हेंस एम्फोटेरिक है, तो हेंस react with both acids and base। ये बात हो गई बेटा। अगला पॉइंट क्या है, अब बचा आपका इंडियम। इंडियम में क्या है, इंडियम का ऑक्साइड और उसका हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा, बेसिक। ग्रुप नीचे यहाँ पे क्या होता है आपको, एसिडिक कैरेक्टर घटेगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और अगला पॉइंट, थैलियम का ऑक्साइड उसका हाइड्रोक्साइड, ये ट्राई वैलेंसी शो करता है, मोनो वैलेंसी शो करेगा ना बेटा। थैलियम का ऑक्साइड और उसका भाई जब वो +1 स्टेट में हो, जब वो +3 स्टेट में हो, क्या होता है बेटा, आर मोर बेसिक, क्योंकि बताया आपको, ऐसी जानकारी आपको है। ग्रुप में नीचे आने पर क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो लास्ट वाला क्या होगा, जो लास्ट में उसका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होगा, मोस्ट बेसिक होगा। कॉपी कर लिया बेटा, साइड में करिए कॉपी बेटा, कॉपी हो गया बेटा। अब आते हैं हम आगे। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि डायगोनल रिलेशनशिप की बात होगी। कहाँ बात, उससे पहले लिथियम की डायगोनल रिलेशनशिप थी किससे, मैग्नीशियम से। अल्कली मेटल में पढ़ा था, अल्काइन मेटल में क्या पढ़ा कि बेरिलियम की डायगोनल रिलेशनशिप है किससे, एल्यूमिनियम से। और यहाँ हम पढ़ेंगे कि बोरॉन की डायगोनल रिलेशनशिप है किससे, सिलिकॉन से। किससे बेटा है, सिलिकॉन से। तो वही हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बोरॉन। तो डायगोनल relationship of boron and silicon। ये बेटा हम आपको बना के दिखा दें, बाय बोरॉन एल्यूमिनियम कार्बन सिलिकॉन। ये रिलेशन है भाई, ये 13 ग्रुप में है और ये 14 ग्रुप में है, तो डायगोनली अरेंज है, इसलिए डायगोनल शो करता है। क्या होता है बेटा इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, ये बार बार होता है बेटा, हम रिपीट करते हैं। क्यों करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, बोरॉन शो डायगोनल
डायगोनल relationship. Boron show diagonal relationship with Si silicon. क्यों बेटा? due to almost similar charge by radius ratio. क्यों बेटा शो करता है इसको? और क्या बोलते हैं? और पोलराइजिंग पावर भी हम लोग पढ़ते हैं ना, पोलराइजिंग पावर। बेटा बोरॉन और सिलिकॉन डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? क्योंकि इनका जो चार्ज बाई साइज रेशियो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। यही रीजन आपका बेरिलियम और एल्यूमिनियम के लिए था, सेम रीजन आपका लिथियम और मैग्नीशियम के लिए था। जो भी एलिमेंट आपस में डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं उनका चार्ज बाई साइज रेशियो क्या होता है? ऑलमोस्ट सेम होता है। इसलिए कुछ प्रॉपर्टीज जो है अलग अलग ग्रुप होने के बावजूद भी कुछ प्रॉपर्टीज सेम शो करते हैं। तो हम उसको डिस्कस करते हैं। क्या सिमिलरिटी है? बोथ बोरॉन एंड सिलिकॉन आर नॉन, कौन सा बेटा? बोरॉन और सिलिकॉन दोनों ही क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। अगला पॉइंट क्या है बेटा? बोथ फॉर्म ट्राई पॉजिटिव। बेटा ट्राई पॉजिटिव और सिलिकॉन टेट्रा पॉजिटिव, यानी अपने तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इन्वॉल्व करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ। ये चारों ट्राई पॉजिटिव B+3 एंड Si+4। अगला पॉइंट बेटा बोथ बोरॉन एंड सिलिकॉन exist in two allotropic form. कौन सा बेटा? क्रिस्टलाइन एंड कौन सा दूसरा? एमॉर्फस। अगला पॉइंट बेटा सिमिलरिटी इनमें है, क्या है? B2O3 एंड SiO2, मतलब बोरॉन का ऑक्साइड और सिलिकॉन का ऑक्साइड वो क्या होता है बेटा? वो होते हैं सॉलिड एसिडिक इन नेचर एंड dissolve in alkali form borates and बोरॉन और सिलिकॉन दोनों के ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं, सॉलिड होते हैं। एसिडिक एसिड है बड़ा, तो किस रिएक्शन करेगा? बेस रिएक्शन करेगा और साल्ट फॉर्म करेगा। तो बोरॉन के ऑक्साइड जो एसिड रिएक्शन मतलब एल्कली रिएक्शन करके साल्ट बनाते हैं वो कहलाता है बोरेट, और सिलिकॉन के ऑक्साइड जो कि एसिडिक थे बेस से रिएक्शन करके जो साल्ट बनाते हैं उसको बोलते हैं क्या? सिलिकेट्स। तो ये दोनों ही एसिडिक हैं, सॉलिड हैं, ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। कौन? बोरॉन और सिलिकॉन, क्योंकि आपस में डायगोनल रिलेशन में है। कॉपी कर लिया, तो कॉपी कर लिए, एकदम डिस्कस करें। इधर कॉपी हो गया। अब हम इसमें और सिमिलरिटी की बात करते हैं, क्या क्या सिमिलरिटी शो करते हैं। ये तो ऑक्साइड्स की बात हो गई। अब बात करते हैं किसकी? अब इनके हाइड्रोक्साइड में सिमिलरिटी की हम बात करते हैं। BOH thrice and SiOH4 are weak acid. Next point, BCl3 and SiCl4 are covalent volatile and hygroscopic। ये सब सिमिलरिटीज हैं। अगला पॉइंट आपका सिमिलरिटी का क्या है? बोथ फॉर्म
कोवेलेंट हाइड्राइड B2H6 B4H10 SiH4 Si2H6 एक्सेट्रा। तो ये सब बड़ा पॉइंट्स हैं जो बोरॉन और सिलिकॉन अलग अलग ग्रुप में होने के बावजूद सिमिलरिटी शो करते हैं। क्यों पढ़ाया जाता है बेटा आपको ऐसा? क्योंकि आपको ताकि इसी तरह से आपको उसकी प्रॉपर्टीज याद होंगी। सिमिलरिटीज है प्रॉपर्टीज में, यदि आपको ये चीज याद है कि कौन किसके डायगोनल है, तो सिमिलर प्रॉपर्टीज है उसमें यदि आपको याद है तो क्वेश्चन हो जाते हैं। रीजन भी पूछा जाता है कि वो सिमिलरिटीज हैं प्रॉपर्टीज में, ये भी पूछा जाता है कौन किसके डायगोनल रिलेशन शो करता है। ओके बेटा, ये कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब हम कुछ कंपाउंड डिस्कस करते हैं बोरॉन के कंपाउंड्स पे क्वेश्चन आते हैं। जो पहला कंपाउंड हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका बोरेक्स। क्या है? बोरेक्स कंपाउंड है बोरॉन का। ये होता है आपका वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। फॉर्मूला क्या है इसका फॉर्मूला है Na2B4O7 10H2। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा था कि बोरेक्स का फॉर्मूला बताइए कौन सा है, तो फॉर्मूला बताया जाए Na2B4O7.10H2। इस फॉर्म में नहीं मिला तो ये दूसरे फॉर्म में इस तरह लिखा हो सकता है आपका Na2B4O5 OH4 8H2। तो आपको बोरेक्स यदि पूछे बेटा चाहे इस फॉर्म में लिखा हो चाहे इस फॉर्म में लिखा हो, दोनों लिखिए एक ही होगा। Na2B4O7.10H2 यह क्या है? बोरेक्स है। और इसमें और चीज पूछा जाती है वो चीज हम आपको नोट करा रहे हैं। पहला पॉइंट तो ये है, इसका सॉल्यूशन है, इसका एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है, क्या नेचर है उसका, एल्कलिक है, बेसिक है, एम्फोटेरिक है, इसका क्वेश्चन आता है। तो लिखिए बोरेक्स डिसॉल्व इन वाटर to give an alkaline solution। यानी जो बोरेक्स का एक्वा सॉल्यूशन होगा वह क्या होता है? वो अल्कलाइन नेचर होता है या बेसिक नेचर होता है। कैसे होता है? क्यों होता है ऐसा? इसकी रिएक्शन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। Na2B4O7 7H2O। आपका फॉर्म होगा 2NaOH प्लस 4H3PO। देखिए ये एक साल्ट है, तो जब वाटर रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा? बेस और एसिड बनाया इसने, क्योंकि आपका SiBO3 क्या है? वो एक वेरी वीक एसिड है, लूज एसिड है। और बेस आपका क्या है? NaOH है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जो स्ट्रॉन्ग होता है उसी का रेट शो करता है, क्योंकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए आपका यह सॉल्यूशन क्या होता है? एल्कली होता है, अल्कलाइन होता है, बेसिक नेचर होता है। कॉपी करना रिएक्शन, फिर आगे मैं इसको और डिस्कस करें। इसमें अगली प्रॉपर्टी जो बोरेक्स की इंपॉर्टेंट है उसकी बात करें। बेटा कॉपी हो गया। अब बोरेक्स का अपना यूज किया जाता है बोरेक्स बीट टेस्ट में। जो आपके ट्रांजिशनल मेटल के ऑक्साइड्स हैं वह बोरेक्स बीट टेस्ट में स्पेसिफिक कलर देते हैं, तो उनके आइडेंटिफिकेशन में उस टेस्ट का यूज किया जाता है बोरेक्स बीट टेस्ट टू आइडेंटिफाई ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। तो उसकी क्या होता है बोरेक्स बीट टेस्ट, इसकी बात हम करते हैं क्योंकि वह इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो हम लोग उसी की बात करते हैं। देखिए ऑन हीटिंग कैसे बनेगा ये? ऑन हीटिंग बोरेक्स फर्स्ट लॉसेस वाटर। पहले क्या करता है बोरेक्स? अपना वाटर लॉस करता है, तो क्या उसका रिजल्टेंट हुआ मॉलिक्यूल स्वेल अप। क्या बताया था? फूल जाता है, स्वेल अप। ऑन फर्दर हीटिंग, यदि उसको हम आगे फर्दर हीट करते रहते हैं, ऑन फर्दर हीटिंग इट टर्न्स इनटू
इट टर्न्स इनटू अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड, यह ट्रांसपेरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है which solidify into glass like material known as borax bead. इसका फॉर्मेशन, बोरेक्स बीड का फॉर्मेशन कैसे होता है? यदि हम बोरेक्स को हीट करते हैं तो पहले क्या होगा, पहले वो वाटर को लॉस करके क्या हो जाएगा, स्वैल अप हो जाएगा, फूल जाएगा, और यदि हीटिंग हम कंटिन्यू करते हैं तो वह एक ग्लासी लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जो सॉलिडिफाई होकर क्या आता है, ग्लास लाइक मटेरियल बनाता है, जिसे क्या बोलते हैं, बोरेक्स बीड बोलते हैं। उसका रिएक्शन देखिए, Na2B4O7 डॉट 10H2 था बोरेक्स का फॉर्मूला। इसको हमने हीट किया तो पहले में क्या हो गया, इसने अपना वाटर लॉस कर दिया, Na2B4O7 बोलते हैं, क्या इसका नाम है, सोडियम मेटाबोरेट, क्या बोलते हैं, सोडियम मेटाबोरेट। और इसको हमने फर्दर हीट किया, क्या बना, 2NaBO2 प्लस B2O3, यह पूरा कहलाता है बोरेक्स बीड। ठीक है, पूरा NaBO2 और B2O3 का मिक्सचर जो होता है, इसका जो कॉम्बिनेशन है वह कहलाता है बोरेक्स बीड। अकेले B2O3 नहीं है तो क्या आपका बोरिक एनाइड्राइड है आपका, ये Na2O2 और B2O3 का जो कॉम्बिनेशन है वह कहलाता है बोरेक्स बीड। और ये को ध्यान रखना है, क्या करते हैं इसको, बोरेक्स बीड इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ colored basic radical under the name बोरेक्स बीड। जो आपका बोरेक्स बीड होता है, कलर्ड बेसिक रेडिकल्स के आइडेंटिफिकेशन यूज करते हैं। वही आपका जो कलर्ड मेटल ऑक्साइड्स हैं उसकी बात हम लोग करेंगे। अभी क्या होता है बोरेक्स बीड टेस्ट, होता क्या बोरेक्स बीड, ये हो गया ना, कैसे इस्तेमाल करते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। इसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो गया वेबसाइट का। क्या होता है बोरेक्स बीड टेस्ट, इसकी हम बात करने जा रहे हैं। कि पूछा था पहले बोरेक्स बीड का आपको कॉम्बिनेशन की वजह क्या है, NaBO2 और B2O3 का जो मिक्सचर है वह कहलाता है बोरेक्स बीड। इसका हम यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो हम देखते हैं क्या होता है, देखिए बोरेक्स बीड टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। ऑन हीटिंग B2O3 combined readily with colored transition metal oxides, कौन से बेटा, जैसे कोबाल्ट का हो ऑक्साइड, निकेल का, क्रोमियम का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, Mn एटसेट्रा, फॉर्म करस्पॉन्डिंग मेटाबोरेट, थोड़ा जिसे भी मेटल ऑक्साइड सिलेक्शन करेगा उसका करस्पॉन्डिंग मेटाबोरेट फॉर्म करेगा। विच प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक कलर, इसकी सहायता से उस ऑक्साइड का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है।
लिक्विड जैसे कोबाल्ट का आपका सल्फेट है, उसको हीट किया तो कोबाल्ट ऑक्साइड फॉर्म हुआ और SO3 गैस निकल गई। जब कोबाल्ट ऑक्साइड का रिएक्शन बोरेक्स बीट से करा तो फॉर्म हुआ COBO2 का गैस, नाम क्या है, कोबाल्ट नेटा बोरेट। किस कलर होता है, ब्लू कलर। किस कलर होता है, ब्लू कलर का। इसी तरह देखिए, यदि आपका जो क्रोमियम का मेटाबोरेट होगा, ये क्या है, ये है क्रोमियम मेटाबोरेट, और ये होता है ग्रीन कलर। किस कलर होता है, ग्रीन कलर होता है। तो हुआ क्या बेटा, इसमें बोरेक्स बीट का यूज किया गया पर्टिकुलर ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स को कंफर्म करने के लिए, बेसिक रेडिकल को कंफर्म करने के लिए। और हर बोरेक्स बीट का मतलब जो ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स है उनका बोरेक्स बीट के साथ कैरेक्टरिस्टिक कलर होगा। उस कलर के ज्यादा से पता करते हैं कि ये वाला आपका मेटल ऑक्साइड होगा, इस वाला ये वाला आपका बेसिक रेडिकल है। तो उससे क्या कंफर्म होता है, बेसिक रेडिकल का आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम। ओके, कॉपी कर लीजिए। आगे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट बोरॉन का कंपाउंड। इधर हो गया कॉपी। नेक्स्ट बोरॉन का कंपाउंड से करते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। उसमें भी आपको बहुत चीजें ध्यान रखनी है। ये आपको पता हो गया कि वह एक लुईस एसिड है, प्रोटॉन नहीं देता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी है, ठीक है। और भी बहुत सी चीजें आपको उसके बारे में ध्यान रखनी है। क्या है, तो हम बात कर रहे हैं SeO3 या BOH। क्या है, ऑर्थोबोरिक एसिड की बात की जा रही है। तो क्या है ये में ध्यान रखना आपको, यूजिंग पॉइंट, या वीक मोनो बेसिक एसिड है। अब मुझे सर इसको क्या, तो मोनो बेसिक एसिड इसलिए बड़ा क्योंकि यह एक OH माइनस को से कंबाइन कर सकता है, इसलिए इसको बोलता है मोनो बेसिक एसिड। आपको हमने दिखाया था विषय, BOH थ्राइस का रिएक्शन में OH माइनस कराया था, कंबाइन हो गया क्योंकि एक OH माइनस को न्यूट्रलाइज करता है, उसे कंबाइन कर लेता है, इसलिए क्या है, मोनो बेसिक एसिड है। बात हो गई। अगला पॉइंट, डू नॉट act as a proton donor, या प्रोटॉन नहीं दे सकता, बट behave as लुईस एसिड। ये क्या बेटा, दोनों पे एक्सेप्टर है। अगला पॉइंट जो ध्यान रखना है आपको, या गेट में पूछा गया बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ polyhydroxy compounds, in presence of polyhydroxy compound, important point है बेटा, presence of polyhydroxy compound such as catechol, mannitol, glycerol, etc. It act as strong acid. It act as strong acid and can be titrated against strong alkali। ठीक है। वैसे तो आपका ऑर्थोबोरिक एसिड एक वीक एसिड है, अप्रोटिक एसिड है, लुईस एसिड है, मोनोबेसिक है। लेकिन यदि आपका ऑर्थोबोरिक एसिड के साथ में प्रेजेंट है कौन, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड, जैसे कैटिकॉल, मैनिटॉल, ग्लिसरॉल, यदि ये प्रेजेंट है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो जब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया, उसका टाइट्रेशन फिर हम स्ट्रॉन्ग एल्कली से कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
पूछा जाता है, और एक बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूछा जाए, इसको आप बहुत ध्यान रखेंगे कि यह वीक एसिड तो है लेकिन इसका एसिडिक स्तर हम बढ़ा सकते हैं यदि इसके साथ प्रेजेंट हो पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड। अब बेटा देखिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आपका इन बोरिक एसिड planar PO3 3 minus units are joined by hydrogen bonds to give a layer structure। बता दो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो देखिए ये बोरॉन है, एक OH बॉन्ड ट्राइबॉन्ड में होता है, तो ये और ये हाइड्रोजन बॉन्ड के इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं होगी, इसके हाइड्रोजन कहीं होगी, तो क्या बोलता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जुड़ा होता है, इसलिए लेयर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो कॉपी हो गया। इसमें और क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ऑर्थोबोरिक एसिड बेटा उस पॉइंट की बात करते हैं हम। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसको हमने एक जगह एकत्र किया है ताकि आप इसको एक साथ पढ़ सकें और चीजों को ध्यान रख सकें। जब बेटा आपको ऑर्थोबोरिक एसिड को हमने हीट किया, क्या था बेटा आपका ऑर्थोबोरिक एसिड, इसको हीट किया तो बना पहले आपका HbO2। ये क्या है बेटा आपका, ये आपका मेटाबोरिक एसिड, क्या है बेटा आपका मेटाबोरिक एसिड। इसको फर्दर हीट करते हैं तो बनता है बोरिक एनाइड्राइड। क्योंकि B2O3 के बेटा बोरिक एनाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि यह वाटर के रिमूवल से फॉर्म हुआ है। पहले 3 आपको वाटर मॉलिक्यूल था, पहले H2 निकला फिर यहाँ से, तो वाटर के रिमूवल से फॉर्म हुआ है आपका B2O3, इसलिए इसको बोलते हैं बोरिक एनाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको, बोरिक एनहाइड्राइड। आप देखिए बेटा इसमें चीज आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है, boric acid used as food preservative के लिए यूज करते हैं। और साथ ही क्या होता है, ये होता है माइल्ड एंटीसेप्टिक। क्या होता है बेटा, माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है। फॉर किसके लिए, फॉर आई वॉश। और आई वॉश किस नाम से यूज करते हैं, अंडर द नेम बोरिक लोशन। आई आंखों को धुलने के इस्तेमाल किया जाता है, बोरिक लोशन के नाम से यूज किया जाता है। और अगला जो कंपाउंड हम डिस्कस कर रहे हैं वो भी बोरॉन का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका क्या, बोरॉन हाइड्राइड्स। बोरॉन के हाइड्राइड की बात कर रहा है बेटा, तो ये क्या बेटा है, ये क्या होता है बेटा, बाइनरी हाइड्रोजन का कंपाउंड है बोरॉन के साथ, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन विथ हाइड्रोजन are called बोरॉन हाइड्राइड्स और बोरेन। क्या बोलते हैं इसको, बोरॉन हाइड्राइड या बोरेन कहते हैं। और कुछ टाइप के बोरेन आपको ध्यान रखने हैं, इसमें आपको ध्यान क्या रखना बेटा, पहले हम बात करते हैं नाइडो बोरेन की। पूछा गया बेटा आपको, बोरेन लिखे रहेंगे, आपको पहचानना रहेगा कि कौन सा नाइडो बोरेन है, कौन सा आपका अरेक्नोबोरेन है। तो आपको पहचानने का तरीका बहुत सिंपल है। तो नाइडो बोरेन होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है BnHn+4। क्या फॉर्मूला बेटा, BnHn+4 होता है नाइडो बोरेन का फॉर्मूला। तो जो आपको मॉलिक्यूल मिलेगा, मतलब कि हाइड्रोबोरेन मिलेगा पहचानने के लिए कि यह नाइडो है अरेक्नो है, तो आप उसमें क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे BnHn+4। यानी कहा है यदि बोरॉन में जो नंबर है, आपका जो नंबर लिखा है और उसके बाद हाइड्रोजन में उस नंबर का +4 है, तो मतलब वो नाइडो बोरेन है। जैसे देखिए एग्जांपल
सिर्फ पहचानने के लिए मैंने पूछा था, इसलिए हम इसको सिर्फ पहचानने की बात है, इसका बहुत डिटेल में हम नहीं लिख रहे हैं आपको। देखिए B2H6 देखिए, ये आपका नाइट्रोबोरेन है। कैसे बना, देखिए B2 यदि N स्क्वायर में यहाँ पर 2 हो गया तो यहाँ पर 2 + 4 6 तो H6 हो गया। B5H9 भी क्या आपका बड़ा नाइट्रोबोरेन है। कैसे, B पे 5 बटा N5 हो गया, N5 + 4 9 हो गया, तो B5H9 आपका क्या है, नाइट्रोबोरेन है। जैसे आप देखिए और B8H12 या B10H14 ये सब क्या हो रहा है, ये सब नाइट्रोबोरेन है। आप तो आपको जो क्वेश्चन मिलता है ये है कि आपको हाइड्रोबोरेन दिया है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा नाइट्रोबोरेन है, और कोई फॉर्मूला याद है तो आप उसे पहचान सकते हैं। पहले का हो गया अलग, कॉपी कर लिया आपने। ओके, चलिए और क्या टाइप आपको ध्यान रखनी है इसमें। नेक्स्ट टाइप आपको ध्यान रखनी है एरेक्नोबोरेन की। देखिए अगला बड़ा आपका है, नेक्स्ट आपका है एरेक्नोबोरेंस। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है BN, BnHn+, ये होता है फॉर्मूला। तो देखिए एग्जाम्पल होगा B4H10, B5H11, B6H12। तो देखिए BnHn+6 है, B4 हुआ तो 4 + 6 क्या हुआ, H10 हो गया। B5 है तो 5 + 6 क्या होगा, H11 हो गया। B6 है 6 + 6 H12 हो गया। तो आपको पहचानने का आता है कि नाइट्रोबोरेन और एरेक्नोबोरेन पहचानिए, तो आप आसानी से पहचान लेंगे। हमें जो डिटेल में डिस्कस करना है वो आपका क्या है, डाइबोरेन यानी B2H6 आपको अच्छे से जानना है। तो देखिए हम बात करेंगे डाइबोरेन की, उस पर काफी क्वेश्चन होते हैं। तो क्या आपका ध्यान रखिए, पहली बात तो ये बनता है आपका प्रिपरेशन कैसे करते हैं इसका, 4BF3 + 3LiAlH4 यानी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के रिडक्शन से, किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कराते हैं तो डाइबोरेन फॉर्म होगा। क्या होगा, डाइबोरेन मतलब क्या होगा, B2H6 बनेगा आपका 2B2H6 + 3LiF + 3AlF। ठीक, इंडस्ट्रियल स्केल पे कैसे बनाते हैं इसको, इंडस्ट्रियल स्केल पे कैसे फॉर्म करते हैं, तो वहाँ भी आपका यूज किया जाता है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ही, लेकिन यहाँ पर रिडक्शन कराने के लिए हम सोडियम हाइड्राइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सोडियम हाइड्राइड। इंडस्ट्रियल स्केल पे क्या यूज करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, वहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट आपको यूज किया जाता है सोडियम हाइड्राइड। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, डाइबोरेन इज कलरलेस, हाईली टॉक्सिक गैस। क्या बड़ा, डाइबोरेन कलरलेस हाईली टॉक्सिक गैस है, और इसमें क्या बड़ा, इट कैच फायर and spontaneously upon exposure to एयर के में एक्सपोजर होने पर क्या होती है, यह तुरंत आग पकड़ लेती है। क्या बनाती है, एक्सपोजर टू एयर करने पर एयर से रिएक्शन करके B2H6 + 3O2, तब यह फॉर्म करता है बोरिक एनाइड्राइड या बोरिक ऑक्साइड फॉर्म करता है और वाटर फॉर्म करता है। अगला बेटा आपको रिएक्शन लिखना है, और हो गया, ये कॉपी कर लिया बेटा आपने, बस आपको थोड़े पॉइंट और बचा है, अब ज़्यादा नहीं बचा बेटा आपको, बस क्योंकि लास्ट आपका जो कंपाउंड था वो डाइबोरेन ही है जो आपको ध्यान रखना है। बेटा क्या है, डाइबोरेन readily
हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर, readily hydrolyzed by water form बोरिक एसिड। तो जब डाइबोरेन की रिएक्शन वाटर से कराते हैं उसका हाइड्रोलाइज होता है और क्या फॉर्म होता है बेटा, ऑर्थोबोरिक एसिड फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होता है, B2H6 प्लस 6H2O 2BOH thrice प्लस 6H2। और अगला बेटा जो इसमें पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो देखिए, वो क्या है, वो ये है डाइबोरेन रिएक्ट विथ अमोनिया। अमोनिया से रिएक्शन करता है डाइबोरेन आफ्टर रिएक्ट विथ अमोनिया आफ्टर हीटिंग फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, क्या नाम उसका, बोराजाइन। बोराजाइन और इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, B3N3H6। B3N3H6 क्या होता है, बोराजाइन, ऑल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, और इनऑर्गेनिक बेंजीन। बोराजाइन को इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। यह डाइबोरेन की अमोनिया के साथ रिएक्शन से प्राप्त होता है और ये इसका फॉर्मूला है, इसका नाम बहुत बार पूछा गया है, इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या है, या बोराजाइन का फॉर्मूला क्या है। तो बड़ा देखिए 3B2H6 प्लस 6NH3 फॉर्म होता है पहले 3BH2 NH3 का ट्वाइस प्लस BH4 माइनस, इसको जब हीट करते हैं तो आपका बनता है 2B3N3H6 और 12H2O। यही आपका क्या है, बोराजाइन या फिर इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसका फॉर्म कैसा बेटा, देखिए बोरॉन नाइट्रोजन नाइट्रोजन बोरॉन बोरॉन और नाइट्रोजन। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन। देखिए बेटा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल हक्कर रूल फॉलो करता है। तो ये क्या बेटा, ये एक एरोमेटिक बेंजीन है, जो एरोमेटिक कंपाउंड है, इसलिए उसको बोलते हैं बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर इसका है। इसकी रिएक्टिविटी बेंजीन से ज्यादा होती है, क्यों बेटा, क्योंकि ये पोलर होता है, मोर रिएक्टिव। क्या हो रहा है, मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, मोर रिएक्टिव देन बेंजीन ड्यू टू, क्यों बेटा, ड्यू टू बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड पोलैरिटी। देखिए बोरॉन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, इसीलिए इसमें बॉन्ड पोलैरिटी होती है, बोरॉन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जबकि बेंजीन के केस में क्या होता है, 6 का 6 कार्बन होता है, बॉन्ड पोलैरिटी वहां नहीं होती है, इसलिए वो नॉन पोलर कंपाउंड है। जबकि बोराजाइन या इनऑर्गेनिक बेंजीन आपका क्या है, पोलर कंपाउंड है, पोलैरिटी होती है इसमें, अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वाले कंपाउंड है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वाले एलिमेंट से मिलकर बनाया है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है और इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बोराजाइन या इनऑर्गेनिक बेंजीन। थोड़ा हम कुछ और बातें डिस्कस करते हैं इसकी, फिर आपको हम डाइबोरेन का स्ट्रक्चर बताएंगे, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ब्रदर कॉपी हो गया। अब हम लोग कुछ और पॉइंट यानी बोरॉन का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ किया था उसकी बात कर लें, फिर हम लोग डाइबोरेन के स्ट्रक्चर की बात करें। उसका स्ट्रक्चर पर हम एक बार कैपिटल बॉन्डिंग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ना तो आपको फिर से उसके बारे में बता दें कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें आपको जो और कुछ पॉइंट ध्यान रखें तो वो क्या है, LiBH4 NaBH4, ये बेटा बोरॉन के कंपाउंड है, आर यूज्ड एज reducing
एजेंट आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए जाते हैं। अगला अपना जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बोरॉन, बोरॉन इज यूज्ड इन एटॉमिक reactors as protective shields and control rods. और next point, in steel industry for increasing the hardness of steel। ये सब आपके बोरॉन के एप्लीकेशन है जो आपको ध्यान रखना है, इसका क्वेश्चन पुटअप होता है। इधर कॉपी कर लिया, ये कॉपी हो गया, नोट ले लिए, हो गया बेटा कॉपी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं डाई बोरेन का स्ट्रक्चर, और उसमें आपको बहुत सी चीजें ध्यान रखनी है, उन सब की बातें हम लोग करेंगे। थोड़ा ये समझिए, स्ट्रक्चर ऑफ डाई बोरेन। सबसे पहले समझिए बेटा, BH3 क्या आपका, ये है बोरेन, और B2H6 क्या है, डाई बोरेन। चलिए क्या है, यह है मोनोमर है, यह डाइमर है। यह भी आपका होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये भी आपका है इलेक्ट्रॉन, दोनों ही इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ये होता है लेकिन लेस स्टेबल, ये होता है आपका मोर स्टेबल। क्यों होता है, मतलब पूछ लेता है कि डाई बोरेन आपका क्यों स्टेबल है जबकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसके बावजूद भी। तो ड्यू टू बनाना बॉन्ड, डाई बोरेन आपका स्टेबल होता है, जबकि ये दोनों ही आपका क्या है बेटा, दोनों आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। इसमें आपका हाइब्रिडेशन होता है sp2 और डाई बोरेन में होता है sp3। कई बार पूछा गया है कि डाई बोरेन में हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp कितना होता है, sp3, और बोरेन का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2। हम स्ट्रक्चर बनाने की बात करते हैं। देखिए, एक बोरॉन एटम ये है, दूसरा बोरॉन एटम ये है, हाइड्रोजन 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 और ठीक। अब देखिए, ये जो आपको हाइड्रोजन है इसको बोलते हैं, लगा दे आपको दूर दिखाई देगा, ये आपका बेटा क्या होता है, HT, मतलब टर्मिनल हाइड्रोजन की कॉर्नर पर लगे हैं या किनारे पर लगे हैं, तो ये टर्मिनल हाइड्रोजन है। ये बेटा क्या आपका HB, क्या है, B मतलब ब्रिज हाइड्रोजन, क्योंकि ये क्या है, दो बोरॉन के बीच में है, ब्रिज का काम करते हैं, इसलिए ब्रिज हाइड्रोजन है। अब देखिए बेटा ध्यान समझिए, पहले इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में दो, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, भाई बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया, इस हाइड्रोजन के साथ में। इस बोरॉन के पास कितने थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक यहाँ दिया, एक इस बॉन्ड फॉर्मेशन में दिया और इस बॉन्ड फॉर्मेशन में दिया। ओके, कोई दिक्कत? देखिए, ये जो बॉन्ड है बोरॉन और टर्मिनल हाइड्रोजन में क्या है, 2 सेंटर है, बोरॉन और St, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो इसको बोलते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या बोलते हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये वाला पेपर क्या होगा, 2 सेंटर है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ये बोरॉन और टर्मिनल हाइड्रोजन में क्या हुआ, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। यानी यदि हम बात करें तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं बेटा, इक्वल टू कितने हैं, 4, 1 2 3 4। बेटा यहाँ देखिए, ये बोरॉन, ये ब्रिज हाइड्रोजन, ये बोरॉन, और इसमें कितना है, 1 2 3 सेंटर है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, और
ये ऐसा रहता है बेटा, इसमें डीलोकलाइज होता है, यहाँ और यहाँ क्या होता है, डीलोकलाइज होता रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड। और ये वाला भी क्या है, ऐसा है, तभी तो हुआ बनाना बॉन्ड। यही इसको क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ध्यान दीजिए, ये जो बॉन्ड है क्या है, ये है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। कितना है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं दिखा था आपका इलेक्ट्रॉन। तो यदि हम पूछे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितना है, इक्वल टू है 2। कितना बेटा, नॉट जेड, ये क्या बेटा 2 है। तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की संख्या आपका डाइबोरन में 4 है, और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या डाइबोरन में कितनी है, 2 है। इसकी वजह से स्टेबिलिटी होती है बोरॉन में। हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp1p2p3, sp1p2p3। डाइबोरन में बोरॉन का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 होता है। तो कॉपी कर लीजिए। इसी के साथ ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। ग्रुप 13 हमने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया, एक भी पॉइंट हमने मिस नहीं किया, सारे पॉइंट हमने अच्छे से डिस्कस किए हैं, पूरी केमिस्ट्री सीखी है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा बेटा, कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें।